बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्रैश कोर्स में फिनिश हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट रिवीजन हमने इलेक्ट्रिसिटी का करा दिया, हर वैरायटी का क्वेश्चन कराया। आज नया सेक्टर बेटा स्टार्ट होने जा रहा है, वेव मोशन एंड साउंड। वेव मोशन साउंड से जनरली 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पूरे वेव मोशन साउंड से। कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है बेटा आता है। तो आज वेव मोशन साउंड स्टार्ट करेंगे, जल्दी फिनिश हो जाएगा। छोटा सेक्टर है वेव मोशन साउंड, खूब बढ़िया से बेटा रिवीजन हो जाएगा। नीट एग्जाम का अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नीट एग्जाम को लेकर के आ जाए। तो बेटा आज वेव मोशन साउंड का लेक्चर नंबर 1 स्टडी करना है हम लोगों को। वेव मोशन एंड साउंड। कई पॉइंट्स है वेव मोशन साउंड में भी, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप, स्ट्रेच स्ट्रिंग, डॉपलर इफेक्ट, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट ट्यूनिंग फॉर्क होता है, स्टेशनरी वेव, डॉपलर इफेक्ट, आर्गन पाइप, ये सब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रेसिव वेव, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जनरली डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आता है। 2020 नीट 2020 में डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं आया था, आईटी में आया था। तो डॉपलर इफेक्ट भी बढ़िया से सबको तैयार कर लेना है। जब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता है बेटा, मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने से जब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता है, इसको बेटा वेव कहते हैं। वेव साउंड वेव भी हो सकता है, लाइट वेव भी हो सकता है। साउंड भी वेव है, लाइट भी वेव है। कभी भी वेव का जो ट्रांसमिशन होता है तो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट होता है। मीडियम के पार्टिकल्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, वो अपने स्थान पे एसएचएम करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। यानी मीडियम कभी ट्रांसफर नहीं होता, जब भी ट्रांसफर होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस एनर्जी कैरिड by a medium when disturbance produced in that medium is known as wave. वेव 2 प्रकार के होते हैं, नॉन नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव। वेव मोशन साउंड में हम लोगों को मैकेनिकल वेव पढ़ना है। नॉन मैकेनिकल वेव जो होता है वो लाइट वेव होता है। एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए जब मीडियम नेसेसरी नहीं होता,
तब वो बेटा नॉन मैकेनिकल वेव होता है। जैसे लाइट वेव, लाइट वेव क्या है बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव है। और एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए जब मीडियम नेसेसरी होता है तो उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा साउंड वेव। साउंड वेव बेटा इसका एग्जांपल है। ठीक है। बाकी ना मैकेनिकल वेव में और भी कॉन्सेप्ट सब आते हैं। जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव होगा वो भी मैकेनिकल वेव होगा। आर्गन पाइप में जो वेव होगा वही मैकेनिकल वेव होगा। वाटर में जो वेव होगा वही मैकेनिकल होगा। तो यहाँ मीडियम है, जहां भी मीडियम होगा, जैसे साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए बेटा मीडियम है। जैसे हम लोग कोई भी आवाज क्यों सुन लेते हैं, क्योंकि एयर में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है। वही वैक्यूम में अगर बोलना हो तो कोई आवाज नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब वैक्यूम में बेटा साउंड स्पीड 0 होता है। अब बेटा अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो मैकेनिकल वेव दो प्रकार का हो जाता है। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक है। मैकेनिकल वेव आर टू टाइप्स, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव और बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो प्रकार के हो जाएंगे, ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडनल नेचर। जैसे एग्जांपल, अगर ये वेव मोशन का डायरेक्शन है, वेव ई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और इसके बेटा जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये सब मीडियम पार्टिकल हैं, वेव मोशन के ट्रांसवर्स अगर ये वाइब्रेशन करते हैं, देखो वेव मोशन के परपेंडिकुलर ये वाइब्रेशन करते हैं, वेव मोशन के ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करते हैं, तो ये बेटा ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होता है। ये है वेव मोशन, वेव मोशन इस डायरेक्शन में है और मीडियम पार्टिकल वेव मोशन के एलांग अगर इस तरह से वाइब्रेशन करते हैं, वेव मोशन के एलांग, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कौन सा वेव बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव होगा ट्रांसवर्स होगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव ट्रांसवर्स होगा। वाटर के सरफेस पे जो वेव होगा ट्रांसवर्स होगा। लेकिन जो साउंड वेव होगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल होगा। याद रखना साउंड वेव मैकेनिकल है। साउंड वेव देखो मैकेनिकल के कैटेगरी में आता है, बट कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव होता है। इसलिए इसमें जब ये प्रोपोगेट होता है तो मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट होते हुए तब ये प्रोपोगेट होता है। साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का कभी भी पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कौन सा ऐसा फेनोमेनन है जो लाइट में होता है बट साउंड में नहीं होता, तो होता है बेटा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स नेचर का होता है, लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, interference, polarization, all are possible in light, but polarization is not possible in sound because sound is longitudinal nature. साउंड जो होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। ठीक है।
हम इधर बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की और इधर बात कर रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में इस तरह से ट्रांसवर्स वेव जब प्रोपेगेट होता है इस तरह से क्रिस्ट और ट्रफ जनरेट करते हुए चलता है बेटा। ये क्रिस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, क्रिस्ट और ट्रफ जनरेट करते हुए चलता है। और जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलता है तो मीडियम में इस तरह से कंप्रेशन और बेटा रेयरफेक्शन जनरेट करते हुए चलता है। कंप्रेशन मतलब जहां डेंसिटी बढ़ जाए, रेयरफेक्शन मतलब जहां डेंसिटी घट जाए। इस तरह से इसका प्रोपगेशन बेटा देखो होता है। यह है वेव मोशन, प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दैट इज वेव मोशन। इसमें भी यह है बेटा वेव मोशन। यह अंतर है दोनों में। ट्रांसवर्स वेव में इस तरह से क्रिस्ट और ट्रफ जनरेट होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बेटा कंप्रेशन और ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। एट द प्लेस ऑफ कंप्रेशन density of medium increases, at the place of rarefaction density of medium decreases। कंप्रेशन के स्थान पे मीडियम की डेंसिटी बढ़ जाता है, रेयरफेक्शन के स्थान पे इसकी डेंसिटी बेटा घट जाता है। ये भी याद रखना चाहिए कि कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच का सेपरेशन वेवलेंथ होता है, ट्रफ और ट्रफ के बीच का सेपरेशन बेटा वेवलेंथ होता है। लेकिन ट्रफ और कंप्रेशन के बीच का जो सेपरेशन होता है ये वेवलेंथ का आधा वेवलेंथ बाई 2 होता है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन कंप्रेशन के बीच का सेपरेशन वेवलेंथ होता है। रेयरफेक्शन के बीच का सेपरेशन जो होता है ये भी वेवलेंथ होता है। लेकिन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच का अगर सेपरेशन दिया है तो समझ जाओ वेवलेंथ बाई 2 दिया है। ठीक है। जैसे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव होता है बेटा मैकेनिकल होता है और ट्रांसवर्स होता है। लेकिन बेटा जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव ये क्या होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल होता है और मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल होता है। वैक्यूम में, वैक्यूम में बेटा साउंड स्पीड जो होगा, साउंड का स्पीड 0 होगा। यानी साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम नेसेसरी होगा। साउंड में क्या पॉसिबल नहीं होगा बेटा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन साउंड। साउंड में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। इसमें बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं, ये सब बहुत ही छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी एग्जाम में आ सकता है। अगेन अगर इस तरह से वेव का ट्रांसमिशन अगर होता है, वेव प्रोपोगेट होता है तो इधर v लिखा जाता है। v इज वेव वेलोसिटी, v को बेटा वेव वेलोसिटी कहते हैं। और एक टाइम पीरियड में यहाँ आकर के एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, ये t/2 होता है। एक टाइम पीरियड में वेव जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसी को बेटा वेव वेवलेंथ कहा जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, v बराबर n लैम्डा। देख लो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है। v इज इक्वल टू n लैम्डा, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन n को कहोगे 1 अपॉन टाइम पीरियड। देख रहे हो, तो टाइम v बराबर वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड कह सकते हो। चूंकि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है इसलिए
v इज इक्वल टू बेटा एन लेमडा भी तुम कह सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू v अपान एन भी कह सकते हो। ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो कि इस टॉपिक में जबरदस्त यूज होते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में साउंड स्पीड के लिए, किसी भी मीडियम के लिए फॉर्मूला न्यूटन्स फार्मूला कहलाता है। कौन सा फार्मूला बेटा? न्यूटन फार्मूला। किसी भी मीडियम अगर साउंड स्पीड देखना है तो रूट ओवर उस मीडियम की इलास्टिसिटी अपान उस मीडियम की डेंसिटी, रूट ओवर उस मीडियम की इलास्टिसिटी अपान उस मीडियम की डेंसिटी, ये कहलाता है बेटा न्यूटन का फार्मूला साउंड स्पीड के लिए, किसी भी मीडियम के लिए, जिसमें E इज इलास्टिसिटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की बेटा इलास्टिसिटी है, और D या रो उस मीडियम की क्या है बेटा? डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? न्यूटन का फॉर्मूला, V बराबर रूट ओवर E अपान D। अगेन फर्स्ट, अगर साउंड स्पीड हम लोगों को किस में देखना हो? सॉलिड मीडियम में देखना हो तो रूट ओवर इलास्टिसिटी के स्थान पे बेटा यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी यूज करना चाहिए, क्योंकि सॉलिड मीडियम का जो इलास्टिसिटी होता है वो बेटा यंग्स मॉडुलस होता है, और ये आ जाएगा बेटा सॉलिड मीडियम में साउंड स्पीड रूट ओवर यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। जैसे आयरन में, स्टील में जब साउंड स्पीड निकाला गया, ये 5000 मीटर पर सेकंड के आसपास आया, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों से। प्रैक्टिकली भी इतना आया और फॉर्मूले से भी इतना आया, लगभग आसपास आया। इसलिए न्यूटन का फार्मूला, साउंड स्पीड का न्यूटन का फार्मूला सॉलिड मीडियम के लिए वैलिड है। सेकेंड, साउंड स्पीड किस मीडियम में बेटा? लिक्विड मीडियम में, रूट ओवर इलास्टिसिटी का स्थान पे हो जाएगा बेटा बल्क मॉडुलस अपान उस मीडियम की डेंसिटी। फॉर्मूला वही है न्यूटन का फॉर्मूला, बस इलास्टिसिटी के स्थान पर सॉलिड मीडियम के लिए हो गया Y यंग्स मॉडुलस, और लिक्विड में के लिए हो गया B इज बल्क मॉडुलस। और जब इस फार्मूले से और एक्सपेरिमेंटली दोनों से वाटर में जब साउंड स्पीड निकाला गया, ये 1400 मीटर पर सेकंड के आसपास आया। मतलब लिक्विड मीडियम में साउंड स्पीड सॉलिड मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कम होता है, और गैस मीडियम में और ज्यादा कम हो जाता है, और वैक्यूम में तो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड मीडियम में, स्टील में क्यों सबसे ज्यादा, आयरन में क्यों सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, 10 पावर 11 का ऑर्डर होता है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी ज्यादा होने के कारण सॉलिड मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा, और लिक्विड में कम हो जाएगा, गैस मीडियम में और कम हो जाएगा। तो सॉलिड मीडियम के लिए ये फार्मूला, न्यूटन का फार्मूला वैलिड रहा। लिक्विड मीडियम के लिए भी फार्मूला ये क्या रहा बेटा? वैलिड रहा। किसके लिए इनवैलिड हो गया? गैस मीडियम के लिए। साउंड स्पीड
स्टील में, आयरन के रिस्पेक्ट में स्टील में ज्यादा होगा क्योंकि आयरन के रिस्पेक्ट में स्टील की इलास्टिसिटी और ज्यादा होता है। तो साउंड स्पीड गैस मीडियम में रूट ओवर, न्यूटन ने इलास्टिसिटी के स्थान पे क्या किया, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी रख दिया। और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी गैस का बेटा प्रेशर होता है, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी। इन्होंने देख रहे हो पी रख दिया, इलास्टिसिटी का स्थान पे प्रेशर रख दिया, और इसको बोलते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस। याद रखना, तुमसे पूछा जाए कि गैस की आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या होता है, तो कहो अरे प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन एडियाबेटिक इलास्टिसिटी क्या होता है, गामा टाइम्स का प्रेशर होता है। तो इन्होंने क्या किया, न्यूटन ने साउंड के प्रोपोगेशन को, कंप्रेशन रेफेक्शन को स्लो प्रोसेस माना, आइसोथर्मल माना, आइसोथर्मल इसको माना, स्लो प्रोसेस माना, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होता है। इसलिए इसको जब इन्होंने रखा, और जब एयर मीडियम में जब साउंड स्पीड इन्होंने प्रेशर रख दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी, तो ये एयर मीडियम में 280 मीटर पर सेकंड के आसपास आया। लेकिन रेजोनेंस प्रैक्टिकल से जब साउंड स्पीड एयर मीडियम में निकाला गया तो वह 332 मीटर पर सेकंड आया, तो लगभग 50 मीटर पर सेकंड का फर्क आ गया। इसलिए फॉर्मूला ये इनवैलिड हो गया बेटा। क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ये गलत हो गया फार्मूला गैस मीडियम के लिए। तो यहाँ पे करना पड़ा कौन सा करेक्शन बेटा, लेप्लास करेक्शन करना पड़ा। लेप्लास ने इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। लेप्लास कौन थे, न्यूटन के फ्रेंड थे, न्यूटन के मित्र थे। उन्होंने हल्का सा हिंट कर दिया, अरे न्यूटन भाई इसको थोड़ा क्या कीजिए, प्रेशर के स्थान पर आप गामा इंटू प्रेशर कर दीजिए, आइसोथर्मल नहीं, इसको एडियाबेटिक मानिए, क्योंकि ये तो स्लो प्रोसेस नहीं, ये तो बड़ा फास्ट प्रोसेस है। तो न्यूटन ने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात आपने बताया, चलिए भाई हम इसको गामा इंटू प्रेशर कर देते हैं, और थोड़ा सा आपका भी नाम इसमें लिख देते हैं, तो वो हो गया लैप्लास करेक्शन। बाई चांस उनके फ्रेंड का नाम मुकेश होता तो ये क्या हो जाता, मुकेश करेक्शन। होता कि नहीं होता, बताओ क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मुकेश साइंटिस्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल बनेगा, बस उसका नाम थोड़ा सा क्या कर देना होगा, चेंज कर लेना होगा अपना नाम। तो लैप्लास करेक्शन में बिल्कुल बेटा, अगर बजाज नाम होता तो बजाज करेक्शन, महेश नाम होता तो महेश करेक्शन। लैप्लास करेक्शन में क्या इन्होंने क्या माना बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस माना। साउंड के प्रोपगेशन को, ये खुद क्वेश्चन है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कौन सा प्रोसेस है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी क्विक प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। इस तरह से साउंड स्पीड गैस मीडियम में रूट ओवर गामा पी अपान डी हो गया। गामा इज सीपी अपान सीबी। गामा जो होता है सीपी सीबी का क्या होता है, रेशियो होता है। गामा जो होगा ये सीपी और सीबी का क्या होगा बेटा, रेशियो होता है। और उसके बाद से जब इस फॉर्मूले से एयर में साउंड स्पीड निकाला गया, जब गामा का वैल्यू एयर का रख दिया गया 1.41 डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वाला फार्मूला, तो ऐसे कंडीशन में हाँ ये गामा जो होगा 1+2 अपान डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा। बहुत सही, इसने फॉर्मूला लिखा है 1+2 अपान डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है गामा का वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो गामा निकाल सकते हो। तो ये 332 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसलिए इस मामले को गैस मीडियम के लिए वैलिड माना गया। तो बेटा ये गामा इंटू जो पी होता है इसको एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैस कहा जाता है। इसलिए अगर कहा जाए कि बताओ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोपगेशन किस मीडियम में, गैस मीडियम में ये कैसा प्रोसेस है, तो कहोगे बेटा ये फास्ट प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कितना होता है, गामा टाइम्स इनटू प्रेशर होता है। गामा क्या होता है, सीपी अपान सीबी होता है।
गामा किस पे डिपेंड करता है? गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। एटॉमिसिटी पर क्या डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फॉर्मूला देखो हमने लिखा है 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू गामा। इसलिए बेटा साउंड स्पीड इन सॉलिड मीडियम more than sound speed in a liquid medium, more than sound speed in gas medium। सबसे ज्यादा सॉलिड मीडियम में साउंड स्पीड होता है, उसके बाद से लिक्विड मीडियम में होता है, उसके बाद से गैस मीडियम में होता है। अगेन साउंड स्पीड इन गैस मीडियम, गैस मीडियम में जो साउंड स्पीड होता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आगे बढ़ावें, आगे अगर बढ़ावें तो कई कहानी यहाँ पर हम लोग को मिलेगा। जैसे गैस मीडियम में साउंड स्पीड, अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा √ओवर गामा पी बाई डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा √ओवर गामा पी बाई डी। और जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा √ओवर गामा आर टी बाई उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट एम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लो बेटा, √ओवर गामा आर टी बाई एम। यानी साउंड स्पीड किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे डिपेंड है। साउंड स्पीड उस गैस मीडियम में किस पे डिपेंड है? कैपिटल एम पे डिपेंड है, गामा डिपेंड है, आर तो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फॉर्मूला किसके टर्म में है? प्रेशर के टर्म में। और ये फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म में है। ये फॉर्मूला इंडिकेट करता है कि साउंड स्पीड गैस मीडियम में टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड होता है, गामा पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब किस पे डिपेंड नहीं होता वो हम लोग अलग से देखेंगे। क्या भेजे बेटा कुलदीप? कुछ कम है वीडियो, सेव कर दीजिए प्लीज। क्या कह रहे हो बेटा, समझ नहीं पा रहे हैं? कुलदीप बताओ बेटा, क्लियर करो। क्या सेव करने के लिए कह रहे हो? आज का जो वीडियो बन रहा है वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, और क्या कह रहे हो बताओ, इसको क्लियर करो। ठीक है, v इक्वल टू √ओवर गामा पी बाई डी, √ओवर गामा आर टी बाई एम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ते हैं हीट में आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो यहीं पर √3 आर टी बाई एम आ जाता है। गामा का आसान पे बस 3 हो जाता है। इसलिए बेटा यहां से तुम देख सकते हो गैस मीडियम में साउंड स्पीड √ओवर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ जो टेम्परेचर है ये याद रखना कैपिटल टी है केल्विन में। सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में जरूर बदल लेना। जैसे अगर ये T°C दिया है तो 273 इसमें क्या कर लेना चाहिए? सम करके इसको केल्विन में जरूर बदल लेना चाहिए। अलग अलग टेम्परेचर पर साउंड स्पीड अगर देखना है तो V1/V2 इक्वल टू √T1/T2 इक्वल टू √, अगर ये सेल्सियस में दिया है तो 273 जरूर सम कर लेना। ऐसा नहीं करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आंसर गलत हो जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है
तो साउंड स्पीड इंक्रीज करता है गैस मीडियम में, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो साउंड स्पीड बेटा डिक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए साउंड स्पीड का रूट ओवर टेम्परेचर, देखो v और रूट ओवर t में ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। v और t में जो ग्राफ होगा तो स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, लीनियर क्वाड्रेटिक ग्राफ जाएगा लीनियर के तरफ, गरीब के तरफ, तब पैराबोला होगा। दोनों में बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से दोनों ग्राफ में देखो साउंड स्पीड इंक्रीज हो रहा है गैस मीडियम में। बस यह है कि इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा और यहाँ पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। और क्या, टेम्परेचर बढ़ने से साउंड स्पीड इंक्रीज होता है गैस मीडियम में, टेम्परेचर डिक्रीज होने से साउंड स्पीड डिक्रीज होता है। अगेन इसी टेम्परेचर पे अगर साउंड स्पीड देखा जाए, ये होता है बेटा 332 प्लस 0.61 इंटू टी। देखो ये फॉर्मूला देखो, अगर ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके फॉर्मूला बनाया जाता है, देखो लगभग वैल्यू निकाल के तभी फॉर्मूला बनाया जाता है। वेरी स्मॉल टेम्परेचर के लिए अगर कम टेम्परेचर दिया हो क्वेश्चन में तो उस समय कम टेम्परेचर यहाँ रख करके साउंड स्पीड एयर मीडियम में किसी टेम्परेचर पे इस पे फाइंड किया सकता है। ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस का स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड एयर में साउंड स्पीड, तो ये स्मॉल टेम्परेचर के लिए बेटा क्या है, वैलिड है। स्मॉल टेम्परेचर के, ज्यादा टेम्परेचर है तो प्रोसेस से कर लो, तो ये ट्रिक है, यहाँ से तुम देख लो। अब अगर कहा जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस एयर में टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए एयर का तो कितना स्पीड इसमें बढ़ेगा। तो तुम उस समय अगर टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे स्पीड देखो बेटा, तो 332 प्लस टी का वैल्यू 1 कर दो तो 0.61 इंटू 1, तो कितना स्पीड बढ़ा। देखो कम टेम्परेचर के लिए तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है, इसलिए इस ट्रिक को जरूर याद रखना। देखो 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो एयर में पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने से इतना स्पीड एयर में क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो ये ट्रिक है, जिससे कम टेम्परेचर के क्वेश्चन इसे बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। दैट इज in air with per degree Celsius temperature increment, sound speed increases by 0.61 meter per second। 0.61 मीटर पर सेकेंड साउंड स्पीड बेटा इंक्रीज कर जाता है। क्लियर, ये ट्रिक याद रखना, कम टेम्परेचर के क्वेश्चन इससे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगेन B इज इक्वल टू गैस मीडियम में साउंड स्पीड गामा RT बाई M, बाकी टर्म को अगर कांस्टेंट रखें तो साउंड स्पीड उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट गैस में साउंड स्पीड अपॉन सेकेंड गैस में साउंड स्पीड इज इक्वल टू सेकेंड गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब चलेगा जब सेम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, दोनों गैस का टेम्परेचर जब सेम रहेगा तो ऐसे में, और सेम एटॉमिसिटी होगी तो गामा RT कांस्टेंट हो जाएगा और केवल मॉलिक्यूलर वेट पे जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो एट सेम टेम्परेचर पर साउंड स्पीड इन H2 गैस
अपॉन साउंड स्पीड इन O2 गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे O2 का मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा 32, और H2 का यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √16 इज इक्वल टू 4। यानी सेम टेम्परेचर पर तुम देख लो, H2 गैस में बेटा साउंड स्पीड H2 गैस में ये होता है 4 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड इन O2 गैस। साउंड का स्पीड H2 में ज्यादा होगा, O2 में कम होगा, लेकिन ऐसा बेटा सेम टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर जब सेम रहेगा 4 गुना ज्यादा होता है। H2 गैस में साउंड स्पीड और O2 गैस में साउंड स्पीड का रेशियो अगर पूछे तो बेटा बोलोगे 4:1। ठीक है, तो खुद में एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साउंड स्पीड इन गैस मीडियम √ओवर गामा P अपॉन D। अभी पढ़े हो, √ओवर गामा P अपॉन D। अब यहां से तुम देख सकते हो, जैसे लग रहा है कि प्रेशर बढ़ाने से साउंड स्पीड बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया, गैस का प्रेशर बढ़ाया, तो डेंसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है। इसलिए साउंड स्पीड गैस के बेटा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज साउंड स्पीड इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर पे डिपेंड नहीं होता। जैसे क्वेश्चन है, एट 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर साउंड स्पीड अगर V है तो 4 atm पे साउंड स्पीड कितना होगा? उतना ही होगा। अगर टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए तो उतना ही रहेगा बेटा। देख रहे हो, साउंड स्पीड प्रेशर पे डिपेंड नहीं होता है। V बराबर n लैम्डा, V इज इक्वल टू n लैम्डा। तो जैसे लग रहा है कि अगर हम साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, इसकी स्पीड बढ़ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है, याद रखना बेटा, ऐसा नहीं होता है। साउंड स्पीड फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी पे बेटा डिपेंड नहीं करता। उसके फ्रीक्वेंसी पे साउंड स्पीड बेटा डिपेंड नहीं करता। 2 पर्सन एक साथ साउंडेड हो, एक साथ बोल रहे हो, 2 पर्सन, दोनों की फ्रीक्वेंसी निश्चित अलग अलग होगी, लेकिन दोनों को साउंड को तुम एक साथ सुनोगे। तो कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो बेटा इसमें होता क्या है कि जब तुम बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, तो ऐसे में बेटा वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो वेवलेंथ घट जाएगा और स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी अगर घटाए तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा और स्पीड, साउंड स्पीड उस मीडियम में क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज साउंड स्पीड is not depend upon its frequency.
साउंड स्पीड बेटा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। यही तो लाइट में भी तो होता है, लाइट में जितने कलर होते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन स्पीड तो सबकी सेम होती है ना। वेवलेंथ अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा, बट स्पीड सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी पे साउंड स्पीड डिपेंड करने लगे तो हम लोग बेटा म्यूजिक का आनंद नहीं ले पाएंगे, म्यूजिक हम लोग सही से सुन नहीं पाएंगे। जबकि म्यूजिक में जितने भी साउंड एक साथ साउंडेड होते हैं सबको हम लोग एक साथ सुनते हैं, जबकि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मान लो एग्जाम में आ जाए कि इतने फ्रीक्वेंसी पे इतनी स्पीड है, तो बताओ इतने फ्रीक्वेंसी पे कितनी स्पीड होगी, तो कहोगे उतनी ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साउंड स्पीड इन humid air is more than sound speed in dry air। जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है बेटा, जैसे बरसात का सीजन इसमें आ गया है, तो देखो एकदम एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, इसमें साउंड स्पीड एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में। इसको जानना चाहिए, ह्यूमिड एयर में साउंड स्पीड ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। अगर ये साउंड स्पीड है और ये विंड का स्पीड है, साउंड और विंड, विंड यानी एयर, दोनों अगर एक साथ हों तो साउंड की जो नेट वेलोसिटी होती है वो दोनों का सम हो जाता है एकदम से। जैसे वेक्टर में आप लोग पढ़े थे रिवर फ्लो एंड बोट मोशन, रिवर फ्लो बोट मोशन वेक्टर आप लोग एक तरह से वीडियो अपलोड किया गया यूट्यूब पर, सब लोग पढ़े भी हो, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसको पढ़ लेंगे। वेक्टर जिसमें रिवर फ्लो बोट मोशन हमने बताया था, स्केलेटर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो साउंड स्पीड और एयर एक साथ हो एक डायरेक्शन में तो दोनों का सम कर दिया जाता है, यानी एयर साउंड को प्रभावित करता है। मान लो साउंड इस डायरेक्शन में है और विंड उसके जस्ट अपोजिट है, तो ऐसे में साउंड की नेट वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी में से विंड वेलोसिटी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा बेटा मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेलोसिटी किसी भी मीडियम में, इसके लिए न्यूटन का फार्मूला, न्यूटन का फार्मूला साउंड वेलोसिटी का सॉलिड मीडियम के लिए एकदम वही फार्मूला वैलिड रहा, लिक्विड मीडियम में वैलिड रहा, गैस मीडियम में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा, आइसोथर्मल के स्थान पे एडियामेटिक मानना पड़ा। वैक्यूम में साउंड स्पीड 0 होता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर मीडियम गैस मीडियम इज एडियाबेटिक प्रोसेस, साउंड में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक, और जो हमने फार्मूला बताया उस ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेटा याद रखना है। अगेन जो सुपरसोनिक जेट प्लेन होते हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन, इनकी स्पीड साउंड स्पीड के बराबर या उससे भी ज्यादा होता है, इसलिए इनके स्पीड को मैक नंबर से इंडिकेट करते हैं। सुपरसोनिक जेट प्लेन वेरी हाई स्पीड से चलते हैं, मैक नंबर ऑफ सुपरसोनिक जेट प्लेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सुपरसोनिक जेट प्लेन अपॉन स्पीड ऑफ साउंड
इन एयर, इन दोनों का क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। जैसे मान लो कहे कि एक सुपरसोनिक जेट प्लेन का मैक नंबर 2 है, तो उसकी स्पीड कितनी है, तो उस प्लेन की, सुपरसोनिक जेट प्लेन की स्पीड देखो, मैक नंबर 2 लिख दो और साउंड स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 332 किया गया 664। देख रहे हो कितनी हाई स्पीड है। तो मैक नंबर दे करके अगर सुपरसोनिक जेट प्लेन का बेटा स्पीड पूछे, तो जितना मैक नंबर दिया हो उसमें एयर में साउंड स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस सुपरसोनिक जेट प्लेन का स्पीड आ जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर दिया। अब आओ कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट 300 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो स्पीड है साउंड की v मीटर पर सेकेंड है, तो 150 हर्ट्ज पे साउंड स्पीड कितना होगा पूछ रहा है। जवाब दो बेटा सब लोग। सबका आंसर बी है, उतना ही रहेगा। रोहित मिश्रा, आयुष पांडे, अनुपम, सीमा वर्मा, सब लोग, सबका आंसर सही है, उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउंड स्पीड फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट होता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, वेवलेंथ 0.2 मीटर है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द वेव टू ट्रेवल। देख रहे हो 300 मीटर चलने में ये कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। कुछ बच्चे आंसर देने लगे। अमित यादव का ए आंसर, आयुष पांडे का ए आंसर, 3 सेकेंड। तो क्या करोगे, स्पीड फाइंड कर लो। v बराबर एन लेमडा, एन है 500, लेमडा है 0.2, ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। अब कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चलना है 300 मीटर, स्पीड है कितना 100, तो जो टाइम आया वो कितना आया, 3 सेकेंड में वह वेव उतने डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा, जिसमें ये फॉर्मूला देखो अप्लाई करना पड़ा, v बराबर एन लेमडा। ठीक है बेटा, सबका आंसर ए होगा, ए ऑप्शन 3 सेकेंड, ये आंसर आया, तो ये फॉर्मूला देखो अप्लाई करना पड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक वेव की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज दिया है, एक्स और वाई के बीच ये वेव ट्रेवल कर रहा है। इस तरह से ये वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स और वाई के बीच। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये 600 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक वेव को जाने में 2 सेकंड का समय लग रहा है। हाउ मेनी, देख रहे हो, हाउ मेनी वेव देयर इन एक्स वाई, यानी इनके बीच कुल कितने वेव हैं, वेव नंबर बताना है बेटा, वेव की संख्या बतानी है। आयुष पांडे, शुभम, इनका आंसर है डी, एकदम सही आंसर 2000। देखो कितने वेव हैं, मतलब कितने वेवलेंथ इसमें सेट हुए हैं, ये पूछ रहा है। यहाँ का मतलब हुआ जैसे यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ लेमडा है कि नहीं है,
तो इन एक्स और वाई के बीच कितने लेमडा सेट हुए हैं, जितने लेमडा सेट हुए हैं उतने वेव इसमें होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, लेमडा फाइंड करना होगा। लेमडा फाइंड करने के लिए स्पीड फाइंड करना होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। 600 मीटर वेव चला कितने सेकंड में बेटा, 2 सेकंड में। तो स्पीड आ गया 300 मीटर पर सेकंड। v बराबर एन लेमडा लगा करके लेमडा फाइंड कर लो। लेमडा बराबर v अपान एन। v का वैल्यू आ गया 300, एन का वैल्यू है 1000। तो 0.3 मीटर का वेवलेंथ आ गया। अब कितने वेव इसमें सेट हैं, तो टोटल लेंथ में वेवलेंथ से डिवाइड कर दो। पूरे लेंथ में लेमडा से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कुल कितने इसमें वेव सेट हैं। तो टोटल लेंथ है 600 और लेमडा आया है 0.3। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 2000। यानी एक्स और वाई के बीच 2000 वेव सेट हैं, 2000 वेव इसमें हैं। ठीक है बेटा, सबका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। सबका ए आंसर है, बहुत सही। श्रेष्ठ साहू, अजय कुमार, भावना शर्मा, गौरव मौर्य, सबका ए आंसर बहुत सही। मतलब इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी तुम सॉल्व वो कर टिक लगा सकते हो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल। ये एक कुआं है, इसमें यहाँ पर वाटर है। एच डेप्थ पर वाटर है बेटा। एक स्टोन को यहाँ से नीचे गिराया जा रहा है, u बराबर 0 से स्टोन को गिरा दिया गया। और साउंड स्पीड अगर v है तो कह रहा है कि द साउंड ऑफ स्प्लैश इन वाटर हर्ड आफ्टर टाइम t। कितने सेकंड में, स्टोन को गिराने के कितने सेकंड बाद से साउंड ऑफ स्प्लैश सुनाई देगा, पाके की ध्वनि जो सुनाई देगा। तो क्या होगा कि ये स्टोन आके नीचे टकराएगा यहाँ, इस वजह से साउंड ऊपर जाएगा। ध्यान देना, साउंड ऊपर जाएगा v स्पीड से, स्टोन नीचे आएगा। तो स्टोन पे बेटा ग्रेविटी काम करेगा, लेकिन साउंड पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा। स्टोन के लिए अच्छा डायरेक्ट आंसर देना है तो देख लो, इसका स्टोन को नीचे आने का टाइम और साउंड को ऊपर जाने का टाइम, दोनों का क्या कर देना है, सम कर देना है। t बराबर t1 प्लस t2। ऐसा ऑप्शन एक ही जगह दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ सम नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं पे सम है। तो इसे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो स्टोन के लिए बेटा h बराबर ut प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो स्टोन को नीचे आने का समय लग गया √2h/g। और साउंड को ऊपर जाने का समय, साउंड जब ऊपर जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना स्टोन साउंड को कितना ऊपर जाना पड़ेगा, h। किस स्पीड से, v स्पीड से। तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 √2h/g प्लस h अपॉन v। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो। ठीक, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डेवलप होता है। एनसीईआरटी में इसमें न्यूमेरिकल भी दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। ऐसे क्वेश्चन समझ लो, एक स्टोन है कुएं में, उसको गिराया जा रहा है, एच डेप्थ पर वाटर है वेल में, कुएं में। स्टोन नीचे जाके वाटर पे टकराएगा, फिर वाटर से साउंड ऊपर आएगा। तो स्टोन गिराने के कितने समय बाद साउंड ऑफ स्प्लैश सुनाई देगा। तो एक टाइम स्टोन के जाने का, एक टाइम साउंड के ऊपर आने का, दोनों का सम कर लिए, आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यहां से देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम्पलर नहीं एनसीईआरटी में दिया है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, हाइट देख रहे हो, h 300 मीटर, splashes into the water of pond near the base of the tower. When it is splashed hurt the top, given that the speed of sound is इतना, साउंड स्पीड दिया है, g का वैल्यू दिया है, साउंड आप स्प्लैश कितने सेकंड में सुनाई देगा, देखो पूछ दिया एकदम उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। Stone dropped from the top of a tower of height 300 meter splashes into the water of a pond near the base of the tower. When is the splash heard at the top given that the speed of sound इतना, यानी स्टोन को गिराने के कितने सेकंड बाद से साउंड ऑफ स्प्लैश सुनाई देगा। हाँ बहुत सही बेटा, 8.5 आएगा। सर साहू आंसर दे रहे हैं 8.5, एकदम सही आंसर। तो यही लगा दो, √2h/g प्लस h/v, हिसाब हो गया पुट, h का वैल्यू 300, g का वैल्यू 9.8, 300/v, इसको झेल लो। एनसीईआरटी में आंसर दिया है 8.7 मीटर पर सेकेंड, एनसीईआरटी में इतना आंसर दिया है, इसको सॉल्व करने पे 8.7 मीटर सॉरी सेकेंड कितने सेकेंड का समय लगेगा, 8.7 सेकेंड का समय लगेगा। ये देखो शुभम ने सही आंसर दिया है 8.68, सही आंसर इन्होंने दिया है 8.68 दिया है, यानी वही एनसीईआरटी में 8.7 दिया है आंसर। ठीक है, तो चूंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है इसको पूछ सकता है, नहीं न्यूमेरिकली पूछेगा फॉर्मूला पूछ देगा, तो भी देखो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, जो किसी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता, इंक्रीज विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। आंसर बताओ। बहुत सही, सबका आंसर सी है, सबका, रोहित, रागनी, भावना शर्मा, कुलदीप, बड़ा टुन आंसर दे रहे हो भाई, अभी जस्ट पढ़े हो, देखो आंसर याद हो गया। साउंड स्पीड इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट, गलत, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा, गलत, प्रेशर पे डिपेंड नहीं होता। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी बढ़ने से डिक्रीज होगा, ये भी गलत, ह्यूमिडिटी बढ़ने से इंक्रीज होगा, सही है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन, ये सब तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आयुष पांडे बी ऑप्शन, अजय कुमार बी ऑप्शन, अनुपम बी ऑप्शन। वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय मोटर बोट सेलिंग इन ए वाटर आर, मतलब जो मोटर बोट है जो वाटर पे चल रहा है तो कैसा वेव जनरेट करेगा। तो बेटा ये वेव जो जनरेट करेगा, वाटर के सरफेस पे भी वेव जनरेट करेगा ट्रांसवर्स, और उसके अंदर भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करते हुए चलेगा, तो दोनों जनरेट करेगा बेटा, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ, दोनों जनरेट करता है, दोनों जनरेट करते हुए चलता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों। चलें आगे बढ़े। हाँ आउटर और इनर दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस, मीडियम का टेम्परेचर चेंज होने से क्या चेंज होगा? साउंड का फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, लाउडनेस चेंज हो जाएगा। क्या जवाब दे रहे हैं बच्चे? अनुपम, भावना शर्मा, सबका सी आंसर है। गौरव मौर्य, बहुत सही बेटा, एकदम सही आंसर। टेम्परेचर जब चेंज करते हो तो साउंड स्पीड चेंज हो जाता है, ये चेंज v बराबर एन लैम्डा। तो होगा क्या कि जब तुम टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड स्पीड बढ़ेगा, तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम। तो टेम्परेचर चेंज होने से चूंकि साउंड स्पीड चेंज हुआ, और साउंड स्पीड चेंज होने का मतलब वेवलेंथ चेंज हुआ है। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है क्योंकि मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए ये आंसर है, डी आंसर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विद प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव बेटा प्रोपोगेट होता है मीडियम में, तो क्या उसमें ट्रांसमिट होता है? कौन सी क्वांटिटी ट्रांसमिट होता है? मैटर ट्रांसमिट होता है कि एनर्जी ट्रांसमिट होता है कि एनर्जी मैटर दोनों, कि एनर्जी मैटर और मोमेंटम दो तीनों ट्रांसफर होता है? क्या बोलोगे? हाँ बेटा बहुत सही, सबका आंसर बी है, केवल एनर्जी ट्रांसमिट होता है, मीडियम ट्रांसमिट नहीं होगा। मीडियम के पार्टिकल अपने स्थान पे वाइब्रेट कर सकते हैं बट ट्रांसमिट नहीं होते, तो केवल बेटा एनर्जी ट्रांसमिट होता है, याद रखना। when wave is traveling in a medium, then energy is carried from one place to another place, energy carried होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है, केवल एनर्जी कैरिड होता है। सही है, सबका आंसर बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। Which of the following statement are true for wave motion? वे मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सभी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, अमित, रागिनी, आयुष, एकदम सही। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट थ्रू ऑल मीडियम। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सभी मीडियम में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोड्यूस होगा, ट्रांसवर्स नहीं होगा गैस में। ट्रांसवर्स के लिए सॉलिड चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड ओनली। नहीं, साउंड देखो, साउंड किसमें प्रोपगेट होता है? गैस में, एयर में, तो लॉन्गिट्यूडिनल ही तो साउंड है, तो गैस में भी प्रोपगेट हो रहा है। ये कह रहा है ओनली सॉलिड, ये भी गलत हो गया। डी में कह रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। अरे साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वैक्यूम में साउंड स्पीड 0 होगा, ये कह रहा है कैन प्रोपगेट, ये भी गलत हो गया। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर सी नजर आ रहा है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड ओनली। वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत सही नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव तो वाटर के सरफेस पे भी तो जनरेट होता है, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन है ये सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। A sound wave is passing through air column in the form of compression and rarefaction. In consecutive compression, the rarefactions, consecutive जो compression rarefaction generate हो रहा है, density remains constant, Bell's law is obeyed, bulk modulus of air oscillates, there is no transfer of heat। क्या आंसर दे रहा है बच्चे?
रागनी, अनुपम, राजकुमार, सबका डी आंसर एकदम सही, एकदम सही बेटा। देखो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन का मतलब ये हुआ कि साउंड का प्रोपोगेशन, और साउंड प्रोपोगेशन क्या होता है, एडियाबेटिक होता है बेटा। क्या होता है, एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक में नो एनी हीट एक्सचेंज, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता, आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज, नो एनी हीट एक्सचेंज, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। मतलब ये बताना चाह रहा है, ये डी ऑप्शन बताना चाह रहा है, देख लो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब ये बताना चाह रहा है एडियाबेटिक, बिल्कुल सही। कंप्रेशन रेफ्रिक्शन इन गैस मीडियम प्रोड्यूस बाय साउंड इज एडियाबेटिक। अच्छा, बायल्स लॉ ओबेड, बायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल कहाँ होता है, न्यूटन ने आइसोथर्मल माना था, वही तो लैप्लास करेक्शन करना पड़ा। तो देखो ये गलत हो गया। और डेंसिटी तो चेंज होता ही रहता है भाई, जहां कंप्रेशन होगा वहां डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, जहां रेफ्रिक्शन होगा डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट गलत हो गया, बायल्स लॉ ओबेड भी गलत हो गया, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ रहेगा। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ऑसिलेट, बल्क मॉडुलस उसका ऑसिलेट करेगा, मतलब चेंज होता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये देखो नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब ये बताना चाह रहा है एडियाबेटिक, इसलिए मोस्ट एक्यूरेट आंसर बेटा डी है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। साउंड वेव of wavelength lambda traveling in a medium with speed of v meter per second enter into another medium where its speed is 2v meter per second, wavelength of sound wave in second medium। पहले वेवलेंथ लेमडा है, स्पीड v है, बाद में स्पीड को 2v कर दिया, तो वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा डैश पूछ रहे हैं। क्या बच्चे आंसर दे रहे हैं, देख लें। बहुत सही, सबका सी आंसर है, एकदम सही बेटा, सबका सी आंसर। तो क्या हमने बताया, v बराबर एन लेमडा, जब तुम स्पीड को डबल करोगे तो ये भी तो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं। इसको डबल करोगे तो वेवलेंथ भी डबल हो गया, इसलिए देखो 2 लेमडा आंसर आ गया। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये सब नन्हे मुन्ने क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं बेटा। अब एक बार भी तुम इसका अगर जवाब यहाँ दे दिए, बोलो, λ/2 नहीं होगा बेटा। अजय कुमार λ/2 लिखे हैं, 2 लेमडा आ रहा है, स्पीड को डबल करोगे वेवलेंथ डबल हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा ना। अब एक बार भी यहाँ पे तुम जवाब अगर दे रहे हो सही सही, तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा, फिर तुम रिवीजन करोगे या ना करो, वो याद रहेगा तुमको बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रेसिव वेव। सच वेव in which energy carried फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें एनर्जी लगातार क्या होता रहता है बेटा, ट्रांसफर होता रहता है एनर्जी। और मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, एसएचएम करते हैं, अपने मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस प्रकार के वेव को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव कहते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसमिट होता रहता है, मीडियम ट्रांसफर नहीं होते, मीडियम अपने स्थान पर एसएचएम करता रहता है। ये वेव वेलोसिटी है, ये बेटा प्रोग्रेसिव वेव है।
ये मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसे पार्टिकल अपने स्थान पे ऐसे सक्षम करेगा और वेव आगे ट्रांसफर होता रहेगा। ये इसका एक वेवलेंथ लैम्डा होगा, ये इसका टाइम पीरियड होगा, ये t/2 होगा। तो क्या आता है, वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये सब टर्म इसमें यूज होते हैं। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, एक आता है वेव वेलोसिटी, एक आता है बेटा पार्टिकल वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एक होता है प्लस x डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, और होता है माइनस x डायरेक्शन। दो डायरेक्शन में इसका इक्वेशन बनता है। इसमें एक बात का ध्यान ये देना है, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन पॉजिटिव जब होगा तो y इज इक्वल टू a इज एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, ये पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। और इसमें y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। ये ध्यान दो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा अगर तुमने फाइंड कर लिया तो ओमेगा को 2πn लिख करके फ्रीक्वेंसी इससे फाइंड किया जा सकता है। अगर तुमने ओमेगा फाइंड कर लिया तो ओमेगा को 2π/t लिख करके टाइम पीरियड फाइंड किया जा सकता है। k को 2π/λ कहते हैं। lambda is equal to 2π/k, k is known as propagation vector, ये वेवलेंथ हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा वेव वेलोसिटी। v बराबर ओमेगा में k से डिवाइड कर दो, ओमेगा और k इक्वेशन आ ही जाएगा। ओमेगा t का कोएफिशिएंट है और x का कोएफिशिएंट k है। तो याद रखना ये वेव वेलोसिटी कहलाता है, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं कहलाता, वेव वेलोसिटी कहलाता है। याद रखना वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के। और पार्टिकल वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछेगा। ठीक है बेटा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, वी मैक्सिमम पार्टिकल, ये होता है बेटा ए ओमेगा। जब भी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछेगा तो ए ओमेगा। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशियो दिखाई दे रहा है। ये आ जाएगा a इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा बाई के बराबर a इंटू के। देख रहे हो, a और k का मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशियो आ जाता है। हाँ बेटा अमित, इक्वेशन कॉस्ट एंड कॉट में भी हो सकता है। देखो इक्वेशन साइन में होगा, कॉस में होगा, टेन और कॉट में नहीं होगा, क्योंकि टेन और कॉट का एक ऐसा वैल्यू आता है जो इनफाइनाइट हो जाता है। और कभी भी जो वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट वेवलेंथ होता है। इक्वेशन साइन में हो सकता है बेटा, और कॉस में हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल में अगर माइनस है तब हो सकता है, प्लस है तब नहीं होगा, क्योंकि ई पावर एक्स का वैल्यू वो बेटा इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन ई पावर माइनस एक्स के फॉर्म में होगा तो उसका वैल्यू एक लिमिट वैल्यू आएगा,
अनलिमिटेड वैल्यू नहीं आएगा, तो tan और cot में इक्वेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इतना याद रखो, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बेटा ओमेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का रेशियो a इंटू के। तो इससे क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हो, इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन दे दिया, अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछ दिया, और स्पष्ट दिख रहा है ए ओमेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा। सही है एकदम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो बेटा सब लोग। क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ वेव, सॉल्व करो। सॉल्व करो फटाफट फटाफट। सबका बी आंसर आ रहा है। तो कभी स्पीड ऑफ वेव पूछे तो कहो अच्छा ओमेगा बाई के। ओमेगा किसका कोफिशिएंट है? टी का। 100। के किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। 20। 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। देखो कितना आसानी से। तो याद रखना ओमेगा अपान के। आसान है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी is equal to 4 times the wave velocity। देख रहे हो? वीपी मैक्सिमम वेव वेलोसिटी का 4 गुना है, तो लेमडा पूछ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम आंसर बी ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी लिख दो ए के, सॉरी ए ओमेगा, और वेव वेलोसिटी लिख दो ओमेगा बाई के। ओमेगा ओमेगा कट गया, ए इंटू के बराबर 4 आ गया। ठीक, ए का वैल्यू है देखो वाई नॉट, के इज 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू 4। ये कट गया, यहाँ से लेमडा बराबर वाई नॉट पाई अपान 2 आ गया। बी ऑप्शन सही है, एकदम सही। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि यही पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा, यही सब ध्यान देना है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, देखो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी सॉल्व करो। सबका सी आंसर है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा, ए का वैल्यू है 0.1, ओमेगा का वैल्यू है 10 पाई, ये आ गया पाई, और सब सेंटीमीटर में दिया है तो पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखा जाए बेटा, तो वेव मोशन साउंड का आज कई पॉइंट फिनिश हो गया। ठीक है, अब अगले टर्न पर इसकी इंटेंसिटी बता देंगे, एनर्जी बता देंगे, इंटेंसिटी, स्फेरिकल वेव, सिलिंड्रिकल वेव, ये सब बताएंगे। फिर आगे वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा स्टेशनरी वेव, आर्गन पाइप। जल्दी फिनिश हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा वेव मोशन को समाप्त होने में। ठीक है बेटा, तो मैंने से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ओके बेटा।